जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो भैया आज हम लोग यहां पर शुरुआत करने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट, जो हमारी सुपर सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो भैया सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार, और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो चलिए भैया शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आप लोग बता रहे होंगे। पहला नंबर एक क्वेश्चन, दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब भैया हम लोग दबाव को मापते हैं तो उस समय किस उपकरण का उपयोग करते हैं तब आपको बताना है। अगर बात करें कि दबाव मापने के लिए तो हम लोग बता देंगे कि हम लोग बताएंगे कि सर किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें यहाँ पर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इसका अगर आविष्कार गलती से आपसे एग्जामिनर का मूड खराब हो और आविष्कार पूछ ले, अगर आविष्कार पूछ ले तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका नाम हो जाएगा टोरिसेली। किसने खोज की थी, तो टोरिसेली। टोरी किसने, क्या बताओगे, टोरिसेली सेल ने, किसने, टोरिसेल। ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। बैरोमीटर की जो खोज है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, टोरिसेली के द्वारा किया गया। अगर यहीं पर एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं भैया, हम लोग करते हैं कि जो हमारी पवन की गति है, हमारी हवा की गति है, उसको मापने के लिए। किस लिए, पवन अर्थात हवा की गति मापने के लिए, हवा की गति मापने के लिए, गति मापने के लिए आपको ध्यान रखना है, गति मापने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। हम लोग जो हमारा एनीमोमीटर है इसका पवन की गति या हवा की गति मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये चीज क्लियर है। अब थर्मामीटर आप लोग जानते ही होंगे कि इसका प्रयोग तापमान तापमान मापने में किया जाता है। तापमान मापने में ये तो जानते ही होंगे। और यहीं पर अगर आर्द्रता मापी मापा जाए, आर्द्रता माप जाए है, वो आर्द्रता मापी है, इससे क्या नापते हैं, वायु की नमी। वायु में जो नमी है उसको मापा जाता है। वायु की नमी को मापा जाता है कि वायु में कितने प्रतिशत नमी है। ये हमारा सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताएंगे। अलमट्टी बांध नदी पर बनाया गया है। जो एक बांध है जिसका नाम है अलमट्टी बांध, तो अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमट्टी बांध की अगर बात आएगी तो अलमट्टी बांध के लिए आप लोग बता रहे होंगे कि सर अलमट्टी बांध कहां पर, कृष्णा नदी पर बना है। सभी के कमेंट आने चाहिए, फटाफट कमेंट करते रहो भैया सभी लोग। और सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। और जो हमारे सेशन यहाँ पर चलती हैं, जो हमारी क्लासेस चलती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सभी टीचरों के द्वारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्लासेस ली जाती हैं। आपको ध्यान रखना। जो हमारा अलमट्टी बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो भैया इसको कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है। अगर बात कृष्णा नदी की है तो लंबाई भी बताओ कि सर कृष्णा नदी की लंबाई भी बताओ, तो लंबाई कितनी बताएंगे कि सर 1400 किलोमीटर की बता रहे होंगे। लंबाई कितनी बता रहे होंगे हम लोग, 1400 किलोमीटर की बता रहे होंगे। अगर उद्गम पूछेंगे, अगर आपसे उद्गम पूछेंगे भैया, अगर उद्गम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे कि सर पश्चिमी घाट से। कहां से, पश्चिमी घाट से। ये भी हमें ध्यान रखना है, कहां से, पश्चिमी घाट से। ये सभी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पर अब बात आती है कि सर इसकी सहायक नदियां भी कुछ होंगी। इसकी सहायक नदियां भी बता दो, जो इसकी सहायक नदियां हैं इनके बारे में बता दो। ये भी तो बता, आपको जानना जरूरी है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ये सभी चीजें जानने की जरूरत है कि नहीं, तो बताओ भैया। पहली नदी कौन सी हो जाएगी, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो जाएगी, घाट प्रभा हो जाएगी, चंद्र प्रभा हो जाएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। घाट प्रभा, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा। ये चीजें, इतनी चीजें समझ में आई जो हमने नदियां लिखाई। आपको क्या समझ में आई है भैया, बताओ क्या। हमारी भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और चंद्र प्रभा, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये भैया हमारे कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आपको समझ में आ गई है क्या। अगर समझ में आ गई तो एक बार बता देंगे सभी लोग कि सभी चीजें जो आपने बताई सभी चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हमारी कृष्णा नदी है इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं भैया। इस पर बांध भी तो बनाए गए हैं, तो कौन कौन से बांध बने हैं कृष्णा नदी पर बने बांध। तो सबसे पहली चीज अगर बात आए तो अलमट्टी बांध हम लोग लिख रहे होंगे, अलमट्टी बांध, क्योंकि अलमट्टी के बारे में ही आप लोग पढ़ रहे हो। अब दूसरा बांध हम लोग कौन सा बताएंगे, नागार्जुन सागर।
नागार्जुन सागर बांध, ये भी तो बांध ही है, नागार्जुन सागर बांध। एक और बांध आपको बताना है, एक और बांध बताना है आपको, इस पे कौन सा बना है, तब आपका राइट आंसर सर क्या आना चाहिए कि बसवा सागर बांध भी हमारा कृष्णा नदी पर ही है। कौन सा? बसवा सागर, बसवा सागर बांध। बसवा सागर बांध कहां पर है? तो भैया हमारा कृष्णा नदी पर बना है। एक और बता दो, प्रकाशम बांध, कहां, कौन सा? प्रकाशम, प्रकाशम बांध बता दो भैया, ये भी हमारा कहां पर? कृष्णा नदी पर। तो ये दूसरा क्वेश्चन, आपको इतनी सभी चीजें समझ में आई हैं क्या? ये सभी चीजें आपको समझ में आई, जितनी चीजें यहाँ पर बताई गई, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अलमट्टी बांध, ये कहां पर है? तो उत्तरी कर्नाटक में है। कहां पर? उत्तरी कर्नाटक। कहां पर है? उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण पूरा हुआ, निर्माण कब इसका हुआ ये भैया, प्रारंभ कब हुआ, क्या बात ले करें कि इसका निर्माण पूरा कब हुआ? तो 2005 में पूरा हुआ, 2005 में पूरा हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कृष्णा नदी पर बांध कौन कौन से हैं, इसकी सहायक नदी, इसकी लंबाई, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है और एक कॉपी में नोट भी कर लेना है। समझ में आ गया भैया? आगे बात करते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव दिया गया था, जो सुझाव दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो सुझाव दिया गया, वो किसके द्वारा भैया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था इसका सुझाव, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये प्रारंभ कब होता है भैया, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, ये प्रारंभ कब होता है, तब आप बताओगे कि सर 8 अगस्त 1942। आपको ध्यान रखना है, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब बात करेंगे कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भैया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया। 1942 में कौन सा हमारा प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ये सभी चीजें क्लियर क्लियर है भैया। आगे की बात करते हैं, बताएंगे। 4 नंबर, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? वो कौन सा खेल है जिसमें भारत ने सबसे पहली बार स्वर्ण पदक, पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? पहली बार स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता? तो वो कौन सा है भैया? पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, कौन सा ओलंपिक खेल था? वो कौन सा था? तो वो भैया 1928 का एम्स्टर्डम का खेल था। कौन सा? 1928 एम्स्टर्डम खेल था। इसमें किस खेल में, इसमें किस खेल में जो हमारा गोल्ड मेडल आया था, वो हॉकी में आया था। हॉकी में आया था। किसमें? हॉकी में पहला गोल्ड मेडल मिला था हमको, भारत को, ओलंपिक में। ये भी आपको ध्यान रखना है भैया। फिर एक रिकॉर्ड बना दिया इसने, एक रिकॉर्ड इसने बना दिया, लगातार 6 मेडल जीते। क्या किया? लगातार 6 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड, लगातार 6 गोल्ड जीते भैया। लगातार 6 गोल्ड जीते किसने? भारत ने। वो भी किसमें? हॉकी में ही जीते भारत ने। कब से कब तक? तो आपको ध्यान रखना है कि सर 1928 से 1956 के बीच, 56 के बीच पहला कब मिला था? 1928 में। और हमारे पास देखते ही देखते 6 हो गए। कब? 1956 तक हमारे पास कितने गोल्ड हो गए हॉकी में? 6 गोल्ड हो गए। ये भी हमें याद रखना है भैया, ये भी हमें याद रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और हॉकी की जो टीम थी वो भी कैसी? पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। ये कारनामा किसके द्वारा? पुरुष हॉकी टीम के द्वारा किया गया। ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु के नाम से नव पर्व को किस राज्य में मनाया जाता है? तो सीधा सीधा विशु जो है, ये पर्व किस राज्य में मनाते हैं? विशु पर्व किस राज्य में मनाते हैं? सीधा सीधा कहो तो ये किस में मनाते हैं? तो ये भैया हमारा जो विशु है, इसको केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा राइट। आपको ध्यान रखना है एक एक बात को। समझ में आ गया भैया? अब अगली बात हम लोग बात करेंगे कि बिहार में हम लोग कौन कौन से नृत्य मनाते हैं, कौन से उत्सव किए जाते हैं, कहां पर? बिहार राज्य के अंदर। तो अगर यहाँ पर बिहार राज्य की बात आ रही है, तो बिहार राज्य में हम लोग क्या बता रहे होंगे भैया? तो बिहार राज्य में हम लोग बताएंगे कि बिहार में क्या मनाया जाता है। एक तो छठ पूजा मनाई जाती है। क्या? छठ पूजा भी मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को पता होगा कि छठ पूजा मनाई जाती है भैया। कहां पर? बिहार में। बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। कहां पर?
बिहार में। बुद्ध जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है कहां पर? बिहार के अंदर। ये चीज क्लियर हुई, दो क्लियर हुए, पहला छठ पूजा, दूसरा हमारा बुद्ध जयंती, तीसरा अगर आपसे पूछ दे तो बता दोगे पितृपक्ष। क्या बताओगे? पितृपक्ष। क्या पितृपक्ष? तो पितृपक्ष का मेला लगता है वहां पर, पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार से हमें 3 याद करने हैं, कितने? सिर्फ और सिर्फ 3। अब बात आती है यहाँ पर उड़ीसा राज्य की। अब बात आती है उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की भी भैया हम लोग सुनेंगे। इसमें क्या करते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं भैया। उड़ीसा राज्य में क्या करते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं। यहां पर एक और होता है कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। कलिंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये भैया उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी, ये चीज क्लियर हो गई। एक त्योहार और मनाया जाता है जिसका नाम है राजा परबा, राजा परबा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। उड़ीसा के बारे में आपको 3 पढ़ने हैं। आगे बात करेंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर में कौन कौन से मनाए जाते हैं भैया? कश्मीर के अंदर कौन कौन से मनाए जाते हैं बता दो क्या, अगर आपको पता है तो कश्मीर के भी बता दो भैया। तो कश्मीर में कौन सा? ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ये तो प्रमुख बहुत ही फेमस है, ईद उल फितर। और कौन सा? ईद उल अजहा, ईद उल अजहा। ईद उल फितर और ईद उल अजहा हम लोग याद रखेंगे कहां से? हम लोग याद रखेंगे भैया कश्मीर के बारे में। इतनी सभी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? वो कौन सा भारत का शहर है जिसको गुलाबी शहर के नाम से भैया जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा हमारा शहर है जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं भैया? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। किस नाम से? पिंक सिटी के नाम से। समझ में आ गया? अब यहीं पर हम लोग अगर आपसे बात करें कि पिंक शहर क्या है, तो राजधानी कहां की है? तो राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थान की राजधानी है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो भारत का पेरिस भी कहते हैं भैया, भारत का पेरिस भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। भारत का पेरिस भी कैसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना सर किसने की थी, ये भी बता दो, बस काम खत्म जयपुर का। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो पहली चीज, इसकी स्थापना 1727 में की गई। कब? 1727 में राजा जय किसके द्वारा? राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। किसके द्वारा? 27 में जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जय सिंह द्वितीय ने क्या किया? 1727 में जयपुर की स्थापना की, जो कि आगे चलकर राजस्थान की राजधानी बनी और भारत का पेरिस कहा गया। और भैया इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को ध्यान ही रखना है भैया इसको। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी जी। अच्छा, महात्मा गांधी जी आ गए, चलो गांधी जी के बारे में बात करो। गांधी जी किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? दांडी मार्च गांधी जी ने कब आयोजित किया था? इसको भैया नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसको दांडी मार्च लिखो यहां पर भैया, दांडी मार्च। जो दांडी मार्च है इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो गुजरात के साबरमती आश्रम में। गुजरात का जो एक साबरमती आश्रम था गुजरात में, वहां से इसका आयोजन किया जाता है भैया, आश्रम से। ये इसका आयोजन कब किया जाता है? तो 1930 में किया जाता है, 1930 में आयोजित होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। दांडी मार्च का आयोजन कब किया जाता है? 1930 के अंतर्गत किया जाता है। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं क्या? वो सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। इस समय अगर वायसराय की बात करें, अगर वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन था जब दांडी मार्च का आयोजन किया गया? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन सा था? लॉर्ड इरविन। आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपको ध्यान रखना है। ये हमें दांडी मार्च के बारे में याद रखना है। तो हमारा सन कौन सा हो जाएगा? सन हो जाएगा 1930। आपको ध्यान रखना है।
1930 आपको ध्यान रखना है। दांडी मार्च के बारे में बस इतना ही आएगा, इसके आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज पूछी जा सकती है, इसकी तारीख पूछी जा सकती है भैया, इसकी दिनांक पूछी जा सकती है। तो दिनांक क्या थी? दिनांक थी कि सर 2 मार्च 1930। क्या थी? 2 मार्च 1930 आपको ध्यान रखना है। चलिए ये सभी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत, पृथ्वी की जो बाहरी ठोस परत है वो कौन सी है? तो सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि परत कितनी होती है। पृथ्वी की परतें भैया, जो पृथ्वी की परतें हैं ये कितनी परतें हैं? तो ये भैया 4 परतें हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं ये कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं। इसमें पहली चीज क्या आती है? हमारा पहला कौन सा आता है? प्रॉपर्टी आता है। क्या आता है? प्रॉपर्टी। दूसरा कौन सी हमारी दूसरी परत कौन सी है? दूसरी हमारी पृथ्वी की दूसरी परत जो है वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? आच्छादन। क्या? आच्छादन। दूसरी आच्छादन। अब यही तीसरी परत के बारे में बात करें तो तीसरी आप बताओगे बाहरी परत। तीसरी कौन सी? बाहरी परत। और चौथी परत आप बताओगे कि सर भीतरी परत। भीतरी परत। क्वेश्चन क्या है? बाह्यतम ठोस परत। अगर बाह्यतम ठोस परत पूछा गया तब आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 प्रॉपर्टी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट किसका आंसर आया किसका नहीं आया, सभी लोग करें फटाफट। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग फटाफट तरीके से बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला सफल टीका नहीं क्या है? पहला सफल टीका, पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया? जो पहला सफल टीका बनाया गया वो किस बीमारी के लिए बनकर तैयार हुआ, किस बीमारी के लिए बनाया गया? तो इसको बनाया गया था भैया चेचक के लिए। चेचक का टीका। कौन सा? चेचक का टीका। इसको कब बनाया गया भैया? इसकी खोज कब की गई? जो चेचक का टीका है इसकी खोज कब की गई? ये भी लिखो। इसकी जो खोज की गई थी बेटा वो कब की गई, किस सन में की गई, यही तो पूछा गया है। तो खोज बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? खोज 1796 बता दो, फिर क्या दिक्कत है इसमें? 1796 में तो बात आती है कि किसके द्वारा की गई, ये भी तो बात आएगी। टीका खोजा गया तो किसी व्यक्ति ने खोजा होगा, उसका नाम बताओ। तो उसका नाम क्या बताओगे? एडवर्ड जेनर बताओगे, ये भी ध्यान रखो। एडवर्ड जेनर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज आपको समझ में आ भी रही होगी, समझ में आ गया। अब यहीं पर बात करेंगे, ये जो टीका था ये क्या था? विश्व का पहला टीका भी था, विश्व का पहला टीका। विश्व का पहला टीका था, कौन सा टीका? तो ये था भैया हमारा चेचक का टीका। अब बात करेंगे यहाँ पर कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। चेचक अगर हो जाए किसी भी व्यक्ति को तो इसके लक्षण इसमें कौन कौन से दिखाई पड़ेंगे? पहली चीज तो उसको बुखार आएगा। दूसरी चीज क्या होगा? दूसरी चीज सर दर्द करेगा भैया। तीसरी चीज क्या होगी इसमें? तीसरा लक्षण हमें कौन सा देखने को मिलेगा भैया? तीसरा मिलेगा भैया हमें गंभीर थकान मालूम देगी, गंभीर थकान। और एक चौथा लक्षण होता है कि उल्टी आना। चौथा लक्षण उल्टी आना, आपको ध्यान रखना है, उल्टी आना। अगर ये 4 लक्षण है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन सा रोग हो सकता है। चेचक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से सभी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग बताएंगे क्या सभी चीजें समझ में आई हैं? अगर समझ में आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता देंगे कि सर जो आपने बताया सभी चीज समझ में आई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे रेखा भारत के मध्य भाग में से गुजरती है। कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है? भारत को 2 भाग में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? बताओगे क्या कोई लोग? भारत के बीच से निकलने वाली रेखा, ये हम आपका, ये ऊपर है ये प्रायद्वीपीय भारत, तो इसको ये जो बीच से रेखा ये डिवाइड करती है, ये कौन सी रेखा है? आप बता दोगे क्या ये कौन सी रेखा है? तो इसका नाम है भैया कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा। अब बात आती है यहाँ पर कर्क रेखा की भैया, तो कर्क रेखा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भैया। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कौन सा, हमारी कौन सी रेखा है, जिसका नाम है कर्क रेखा। आपको ध्यान रखना है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कहां के, भारत के 8 राज्य। और भैया ये कितने देश से, तो भैया 17 देश से भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखो, 17 देश से भी गुजरती है। इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये बताओ, 2 बार काटने वाली नदी, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो जिसका नाम क्या है, माही नदी। ये कहां पर काटती है, भारत के मध्य प्रदेश में इसको काटती है, कितनी बार, 2 बार। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे भारत के राज्यों से गुजरने, तो भारत के किन किन भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तब आपको बताना होगा कि सर फर्स्ट नंबर पर हमारा कौन सा है, गुजरात, गुजरात। दूसरा कौन सा है हमारा, राजस्थान, दूसरा है राजस्थान। तीसरा हम लोग क्या बताएंगे कि सर, तीसरा बताएंगे मध्य प्रदेश। चौथा हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, लिख दिया भैया मैंने, तुम सहीएगा, छत्तीसगढ़। और चौथा राज्य अगर यहां पर 5वां पूछा जाए, तब आप बता रहे होगे कि सर झारखंड। और छठा पूछा जाए, तब आपका आना चाहिए सर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा, सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आठवां बताओगे आप लोग, आठवां बताओगे आप लोग कौन सा होगा, तो आठवां भी भैया आप लोग नहीं बता पाए, मैं बता दे रहा हूं कौन सा, मिजोरम। क्या क्लियर है सभी, भारत के राज्य क्लियर है जहां से छत जो हमारी रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी चीजें क्लियर है भैया आप लोगों की, सभी चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे, इसकी ट्रिक क्या रहती है, कर्क रेखा की ट्रिक, ये भी लिख लो भैया, कर्क रेखा की ट्रिक, कर्क रेखा की ट्रिक, कर्क रेखा की ट्रिक भैया आपको याद कर लो, सारा कुछ याद हो जाएगा। कर्क रेखा की ट्रिक आप लोग याद कर लो, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा भैया। अब यहां पर लिखेंगे कि ट्रिक क्या है सर इसकी, अब यहां पर लिखेंगे ट्रिक, तो ट्रिक आप क्या बताओगे कि सर मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस प्रकार से आपके आपको 8 राज्य याद तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक सीक्वेंस में याद नहीं कर पाओगे, एक क्रम में याद नहीं कर पाओगे। तो आपको एक क्रम में याद करने के लिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्रम में लगाने को भी बोल देता है। वहां पर अगर आप लोग ट्रिक से याद करके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी ट्रिक लिख लो भैया। यहाँ पर क्या है, मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रिपुरा, पा से वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, राज से हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, गा से गुजरात, यम से मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, और छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और यहां पर हमारा झार से हो जाएगा भैया झारखंड। ये सभी चीजें आप देख लो भैया, क्या 8 आपके राज्य हो गए कि नहीं हो गए, 8 राज्य आपके सामने लिखे हैं कि नहीं, एक ट्रिक के माध्यम से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, ट्रिक की सहायता से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, ट्रिक की सहायता से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सीक्वेंस में लगाने के लिए पहले आप ट्रिक से याद कर लो, फिर मैप को देखना 2-3 बार और आपको याद हो जाएंगे एक बार में। सभी चीजें समझ में आ गई हैं भैया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय के प्रथम जनगणना हुई, वो कौन सा अंग्रेज था जिसके समय में पहली जनगणना हुई थी, तो पहली जनगणना भैया किसके समय में हुई थी भारत में, तो वो भैया हमारी हुई थी किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। तो बता दो भैया ये सन कौन सा था,
तो सन था भैया 1872 ईस्वी का। ठीक, उसके बाद एक आते हैं भैया हमारे लॉर्ड रिपन, एक आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन, इन्होंने क्या किया 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की। नियमित जनगणना की शुरुआत की भैया, मेन नियमित जनगणना। नियमित जनगणना आपको ध्यान रखना है भैया। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल से की जाती है, तो लॉर्ड रिपन के काल से 1881 से। आप सभी को ध्यान रखना है ये चीजें। आगे की बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, नाथुला माउंटेन दर्रा स्थित है, नाथुला माउंटेन दर्रा में स्थित है, तो नाथुला माउंटेन दर्रा भैया हमारा कहां पर, सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का थर्ड आ रहा है, बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर जो है थर्ड आना चाहिए, बहुत शानदार। सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीजें हमसे गलत ना हो जाए कभी भी, ये आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, चलिए पूछ लिया गया है। तो विश्व के सबसे बड़े देश देखेंगे तो इसकी भी ट्रिक है, बड़े देश, क्षेत्रफल में बड़े देश की ट्रिक क्या है, ट्रिक ही बता दो भैया, कह रहे हो सभी लोग की ट्रिक बता दो, तो ट्रिक ही देख लो भैया। इसकी ट्रिक क्या है, आपको बताना है कि ट्रिक है भैया रुक चीन। रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक के माध्यम से आपके 7 बड़े देश कंफर्म हो जाएंगे, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं गलत करके आओगे। समझ में आ गया। अब यहां पर बात करें, अगर रूस से बात की जाएगी तो रूस की बात की जाएगी, और अगर यहीं पर का से बात की जाएगी, अगर यहीं पर का से बात की जाए तो भैया कनाडा की बात होगी। अब यहीं पर चीन, तो आप लोग जानते हो कि पूरा पूरा चीन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चीन से चीन हो जाएगा हमारा, आ से हमारा अमेरिका, अमेरिका। अब यहीं पर अगर अमेरिका के आगे बढ़े जाए तो हमारा कौन सा मिलेगा, ब्राजील मिलेगा भैया, कौन सा, ब्राजील। और आया से हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा भैया, ऑस्ट्रेलिया। और भारत तो अपना भारत है ही, भारत से हमारा भारत तो है ही, आपको ध्यान रखना है ये चीजें। फर्स्ट पे हमारा रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ पे भारत। विश्व में भारत के कौन सा स्थान है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां भैया। विश्व में भारत किस नंबर पर आता है, विश्व में भारत भैया किस नंबर पर आता है ये भी बता दो, तो भारत भैया 7वें नंबर पर आता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेंगे तो भारत आएगा पहले, दूसरे पे चीन आएगा पहले पे, ध्यान रखना है। तो दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देखो भैया, दूसरा कौन सा है, कनाडा। किस पे दूसरा है, कनाडा पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, काली मिट्टी में हम लोग कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे काली मिट्टी भैया, फिर लिखेंगे इसमें उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं काली मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी ही होती है, आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या उगाते हैं, कपास भी उगा सकते हैं भैया, तंबाकू भी उगा सकते हैं, तंबाकू भी उगाई जाती है, मूंगफली उगाई जाती है कि नहीं आप लोग बताओगे, मूंगफली इसमें उगाई जाती है कि नहीं आप लोग बताओगे, बिल्कुल उगाई जाती है। मिर्च उगाई जाती है भैया, और क्या उगाया जाता है, ज्वार भी उगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा कि काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर कपास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा भैया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। भैया वो कौन सा यूरोपीय देश था जिसके द्वारा भारत की खोज, भारत को आने के लिए, यूरोप से भारत के लिए रास्ता खोजा गया, वो कौन सा देश था, तो कौन सा देश था। अच्छा खोजा किसने, कहा खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने खोज की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने भैया खोज की थी। वास्को डिगामा अच्छा रहने वाला कहाँ का था, तो ये भैया जो रहने वाला था ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का, पुर्तगाल का रहने वाला था। ये भारत की, इसने भारत के लिए रास्ते की खोज कब की थी, भारत के लिए रास्ते की खोज कब की, तो इसने भैया 1498 में खोज की, 1498 ईस्वी में खोज की। ये क्लियर हुई। कहां पर पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा भैया, कालीकट बंदरगाह।
कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? भारत, पुर्तगाल का रहने वाला था। तो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड पुर्तगाल होगा कि नहीं होगा, बताओ आप लोग भैया, क्यों कंफ्यूज हो इसमें? पुर्तगाल हमारा राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया, ये कब दिया गया भैया? जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया? तो 1965 में। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान। कब? भारत पाक युद्ध में, भारत व पाकिस्तान के युद्ध में। भारत पाकिस्तान को हम लोग लिखते हैं पाक, पाक भी कहते हैं, पाक के युद्ध में। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें सभी चीजें याद रखनी है। तो ये दिया किसके द्वारा गया था? तो ये भैया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ से भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सभी को ध्यान रखना है। तो भैया आपको एक चीज बतानी है कि जो हमारी क्लासें हैं उसमें आपको रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की मिलती है 1 बजे, लाइव क्लास 1 बजे मिलेगी, 1 PM पर, सॉरी 1:30 PM पर। और गणित की आपकी क्लास मिलेगी भैया 2:15 PM पर, 2:15 PM पर आपको क्लास मिलेगी। उसके बाद हमारी जो क्लास चल रही थी, ये जीएस की क्लास चल रही थी, ये आपको मिलती है भैया 3 PM पर, 3 PM। ठीक बेटा। और आपको हिंदी की जो क्लास मिलेगी, आपको ध्यान रखना है, आपको जो हिंदी की क्लास मिलेगी वो मिलेगी 4 PM पर। आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 PM। ये सभी चीजें क्लियर हैं क्या? ये सभी चीजें क्लियर हैं क्या? ये सभी चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास को करते हैं द एंड। चलिए, बहुत बहुत चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।